हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स रिलेटेड टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आप लोगों को पता है एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें कि 25 नंबर का जीएस का सेक्शन आएगा और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डे बाय डे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज की डेट है 30 जून यानी महीने का आखिरी दिन है। और आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने 59 से भी ज़्यादा ऐप्स हैं जो चाइना के बेस्ड हैं, जैसे कि टिकटॉक, वीचैट, बैन कर दिए हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर आ रहा होगा या फिर आप लोग चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी और आप लोग डिटेल डिस्कशन कर देख सकते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐप हैं, क्यों बैन की गई हैं और क्या वो ऐप खुलेंगी या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जाकर ज़रूर देख लेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले एक सवाल की तरफ। तो मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स किसने लॉन्च की हैं? अब ये लॉन्च की हैं एनएफएल ने। एनएफएल का क्या मतलब होता है? एनएफएल होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये इन्होंने मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं लॉन्च की हैं। अब ये किस लिए लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई है देखो, उर्वरकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, मृदा के परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए कि मिट्टी की जांच ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और जल्द से जल्द की जाए। इसके लिए 5 जो मोबाइल टेस्ट लैब्स है ना, उनकी उसको हरी झंडी दिखाई गई है, उनको चलाया गया है ताकि बहुत सारे किसानों की ना बहुत जल्दी तरीके से हेल्प हो सके। ये देखिए, ये है कुछ इस तरीके से इसको हरी झंडी मतलब झंडी दिखाकर इसे चालू किया गया है। और एनएफएल के जो सीएमडी है उन्होंने किया है वीएन दत्त। उन्होंने ये नोएडा के जो ऑफिस है ना इसका, वहाँ से स्टार्ट किया है इसको। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है कि इसे किसने चालू किया है। ये एनएफएल ने चालू किया है। कितनी? 5। और ये किस लिए? ये मोबाइल जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनको मिट्टी की जांच को बढ़ावा देने के लिए, उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज़ की गई है, इसीलिए ये स्टार्ट की गई। ओके, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा है कि बिजली तेल गैस अन्वेषण परियोजना को एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे राजनाथ सिंह जी ने किया। राजनाथ सिंह जी कौन है? ये हमारे रक्षा मंत्री हैं केंद्र के। तो इन्होंने अभी बिजली तेल गैस अन्वेषण के लिए जो कि एक एनओसी पोर्टल का उद्घाटन किया है, मतलब शुभारंभ किया है। अब ये है क्या? आप लोगों को पता होगा कि भारत की सीमा में जितने भी जल क्षेत्र आते हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर जो बिजली परियोजना होती हैं, अनुसंधान सर्वेक्षण होते हैं ना, उनके लिए एक एनओसी जारी की जाती है। उस एनओसी में पहले काफ़ी ज़्यादा देर लगती थी, इसीलिए अब डिफेंस की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर एक पोर्टल जारी कर दिया गया जिसके द्वारा इनको एनओसी दे दी जाएगी बड़ी आसानी से और कोई ज़्यादा देर भी नहीं होगी। उन सब चीज़ों के लिए, सुरक्षा के लिए स्वीकृति देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस एनओसी को दिया गया है अभी कल ही। और इसको लॉन्च करते समय हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के साथ जो राज्य के रक्षा मंत्री हैं श्रीपद नाइक जी, वो भी उपस्थित रहे थे। और जो बाकी जो नौसेना और थल सेना और वायुसेना, इन तीनों के जो प्रमुख हैं ना, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग को याद रखनी है। नंबर 3 है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल में के जो अनुसंधान है, विकास और परिषद है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये फरीदाबाद में किया। फरीदाबाद कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। ओके, तो इसका उद्घाटन किया है। अब ये है क्या? देखो, सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार ये है क्या, क्योंकि ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हो वो चीज़ आखिरकार क्यों की गई है, किस लिए की गई है और किसने की है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को मेनली याद रखनी होती हैं। तो देखो, ये एक तरीके से बनाएगी जो कि एक नया कैंपस बनाया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। और इसमें क्या क्या होगा? इसमें जो नई लैब्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं उनको अब इंडिया में ही बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत की पहल के तौर पर। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर कई सारे प्लांट्स लगाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो नैनो सामग्री के प्लांट हैं और फ्रंट लाइन के हैं, पेट्रो रसायन बैटरी है, ऊर्जा भंडारण है, जैव जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन सब चीज़ों पर मतलब डीपली टेस्टिंग की जाएगी और इनका मतलब
जो मतलब हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं ना बाहर से, वो सब चीज़ें अब इंडिया में ही इन बनाई जाएंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर मैं आप लोगों को इसकी कॉस्ट के बारे में बताऊं तो इसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 2282 करोड़, इतने में ये बना है। और जो ज़मीन है वो है 59 एकड़, इतनी ज़मीन पर ये बना है। और ये परिसर जो है सेक्टर 67 फरीदाबाद में स्थित है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ फरीदाबाद हरियाणा में है। तो हरियाणा के जो सीएम है वो हैं मनोहर लाल। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि किसने रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। अब ये रोड टू टोक्यो है क्या, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो देखो, रोड टू टोक्यो ना एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि जो एथलेटिक्स के जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं उनकी जो योग्यता है उनको पहचानने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, एक ऑनलाइन टूल शुरू किया गया है। आप लोगों को पता है कि 2020 में अभी ओलंपिक होने वाले थे टोक्यो में, जापान में, लेकिन वो कोविड-19 के चलते अगले साल 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और अब जो खिलाड़ी हैं उनका ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इसे लॉन्च किया है ताकि वो खिलाड़ियों की योग्यता को जान सके, परख सके, उन्हें ट्रैक कर सके और उन्हें गाइडेंस दे सके। तो इस चीज़ के लिए ये एक रोड टू टोक्यो पोर्टल लॉन्च किया गया है खिलाड़ियों के लिए। ओके, इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। बात करें अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि हाल ही में किस सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग गठन किया है। ये एमपी ने गठन किया है। प्रवासी श्रम आयोग है क्या, देखो जो बहुत लॉकडाउन के टाइम पे ना बाहर के जितने भी स्टेट्स थे वहाँ से जितने भी मजदूर थे वो सब अपने स्टेट लौट आए हैं। और जो लोग एमपी लौट कर आए हैं, जो कि एमपी के हैं, एमपी लौट कर आए हैं, उन लोगों के लिए प्रवासी श्रम आयोग यानी कि उनको रोजगार वगैरह देने के लिए एक योजना शुरू की गई है एमपी में। तो ये योजना कहाँ शुरू की गई, ये एमपी में शुरू की गई है। तो ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि प्रवासी श्रम आयोग योजना कहाँ शुरू की गई, ये एमपी में शुरू की गई है। तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो एमपी के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ। एमपी की जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग इसके जो सीएम का नाम है वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि आखिरकार एमपी के सीएम कौन है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को एमपी के बारे में थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि टॉप पेरेंट ऐप जो एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया गया था, तो वो भी यहीं पर लॉन्च किया गया। और एक संकल्प योजना शुरू की गई थी जो कि बुजुर्गों की हेल्प करती थी, तो वो भी यहीं पर शुरू की गई थी। तो इतनी जानकारी आप लोग एमपी के बारे में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 356.5 मिलियन यूएसडी की जो सहायता राशि है ना उसको देने की घोषणा की है। तो ये म्यांमार के लिए क्यों की गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे देशों में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है और उनको बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ ने ये घोषणा की है। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि इस समय अभी म्यांमार की मदद कर रही है। आईएमएफ की बात करें तो इसका जो फाउंडेशन है वो बहुत पुराना है, 1945 का। यूएन का भी तभी का है, यूनाइटेड नेशंस का संघ जो है। ओके, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके एमडी की बात करें तो क्रिस्टीवा जॉर्जियो इस समय के करंट एमडी हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी म्यांमार के बारे में भी बात कर लेते हैं। म्यांमार की म्यांमार की कैपिटल है नायपिताऊ और जो यहाँ की करेंसी है वो है म्यांमार क्यात और प्रेसिडेंट जो है वो है विन मिंट। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक सवाल मैं आप लोगों के लिए देता हूँ कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। मतलब म्यांमार बाद में नया नाम रखा गया है इस देश का, म्यांमार का पुराना जो नाम है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में विनी महाजन को किस राज्य के मुख्य सचिव को बनाया गया है, और ये बनाया गया है पंजाब का। अब पंजाब का बनाया गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग के लिए है कि ये पहली फर्स्ट वुमेन बनी है यहाँ की सचिव बनने वाली, ये है विनी महाजन। ये पहली महिला सचिव बनी है, आप लोगों को याद रखना है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पहली महिला सचिव कौन बनी है, तो विनी महाजन बनी है। ठीक है, और ये है कौन, ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं।
जो कि अभी पंजाब की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है, आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, बात करें अगर हम पंजाब के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आप लोगों को जानकारी दूं, तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और आप लोगों को पता होगा यहाँ के जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली डे बाई डे पढ़ते होंगे और आप लोगों को चीज़ें याद होंगी। ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई थी जो कि मतलब पंजाब से रिलेटेड अगर आप लोग डे बाई डे पढ़ते हैं तो आप लोगों को मैंने हाल ही में बताया था कि घर घर निगरानी ऐप, ये भी यहीं पर लॉन्च किया गया था। और एक रिटायरमेंट एज है जो कि 60 से घटाकर 58 कर दी गई थी, तो वो भी यहीं पर की गई थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एक और बताऊं तो मैं फूड सेफ्टी जो इंडेक्स अभी जारी किया गया था उसमें जो चंडीगढ़ है जो यहाँ की कैपिटल है वो फर्स्ट आई थी। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखनी चाहिए। हमेशा मैं आप लोगों को कोरिलेट करके चीज़ें पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को याद होती जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में मुकेश कुमार मीना जो कि ये हैं, इनको किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इनको गोवा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब ये गोवा के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, बात करें अगर गोवा के बारे में तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत, और जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। तो इतनी जानकारी आप लोग गोवा के बारे में याद रख सकते हैं। और अगर मैं एक छोटी सी और बात बताऊं आप लोगों को, तो कोरोना फ्री होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था हमारे देश में? तो वो गोवा बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आयरलैंड में भी हाल ही में चुनाव हुए और वहां के एक नए प्रधानमंत्री बने हैं। वो कौन बने हैं? वो बने हैं माइकल मार्टिन। ये अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये किसको हराकर बने हैं? तो ये लियो वाराडकर को हराकर बने हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और ये 32 यानी कि 32वें प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। आयरलैंड की अगर हम कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल है यहाँ की डबलिन। ठीक है, और करेंसी है यूरो। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें हाल ही में अभी कोरोना वायरस भी हो गया था और बाद में ये ठीक हो गए थे। और ये जो हैं जैकिंडा अर्डन, तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, लेडी प्रधानमंत्री हैं ये। और न्यूजीलैंड भी इस समय कोरोना फ्री है, कोरोना की कोई विशेष वहाँ पर नहीं है, ऐसी घोषणा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने ही की थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया है। अब BSL है क्या? बायो सेफ्टी लेवल्स होते हैं ये कोरोना वायरस के टाइम पर इनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जांच करने के लिए, तो ये अभी सेकंड प्रयोगशाला नागालैंड में स्टैब्लिश की गई है। नागालैंड की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, और अगर हम सीएम की बात करें तो नेफ्यू रियो, तो ये यहाँ के सीएम है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को नागालैंड के बारे में याद रखनी है। ठीक है, और एक जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ, नागालैंड ने अभी कल ही घोषणा की है कि 15 जुलाई तक उनका जो लॉकडाउन है ना तो वो बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे देश में इस समय 30 जून तक लॉकडाउन की घोषणा है। 5वां चरण है और लॉकडाउन की घोषणा की गई है 30 जून तक। नई गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से अभी तक कोई भी जारी नहीं की गई हैं, लेकिन राज्य की तरफ से की गई हैं, और नागालैंड ने 15 जुलाई तक अपना जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाए जाने की बात कह दी है। अब बात करते हैं, ये था आज की कुछ महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स, और अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष जो मिशन होने वाला है ना, गगनयान, वो कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं होगा। ये बात की गई है वहाँ के जो राज्य मंत्री हैं, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष जो राज्य मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बात कही है कि 2022 में हमारा जो गगनयान होने वाला है, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, वो किसी भी तरीके से इन्फेक्ट नहीं होगा। मतलब उसके उड़ान में कोई भी देरी नहीं होगी, उसको कोई भी डिले नहीं किया जाएगा, पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, वो सही समय पर अपनी उड़ान भरेगा, ऐसा वहाँ के मंत्री ने कहा है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। गवर्नमेंट ने बैन कर दिए 59 से ज़्यादा चाइनीज ऐप्स को, इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी, वीचैट, शेयरइट। ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बताया है, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगली खबर है कि अक्षय कुमार की एक मूवी आने वाली है लक्ष्मी ओम और अजय देवगन की भोज। और इसी तरीके से 7 जो बॉलीवुड की आगे आने वाली मूवीज़ है ना, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होंगी डायरेक्ट। जैसे कि बात करें हॉटस्टार हुआ, डिज्नी हुआ, और इसी तरीके से नेटफ्लिक्स हुआ, तो यहाँ पर ही रिलीज़ होंगी वो, क्योंकि इस समय कोविड-19 चलते थिएटर्स को नहीं खोला गया है और खोला भी नहीं जाएगा थोड़े और टाइम तक, तो इसीलिए इन फिल्मों को ऑनलाइन ही रिलीज़ किया जाएगा। आगे बढ़ करते हैं कि बेन स्टोक्स को बनाया गया है कैप्टन इंग्लैंड का, जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके लिए। तो बेन स्टोक्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। आगे बात करते हैं तो नागालैंड गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया लॉकडाउन अपना 15 जुलाई तक, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग डे बाय डे नोट्स बनाते रहेंगे, तो पढ़ते रहेंगे, तो आप लोगों को करंट अफेयर्स बहुत ही आसानी से याद होता जाएगा। और आप लोग डेली डे बाय डे रिवीजन भी करते रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं एक कोरिलेट करके फॉर्मेट से पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट डे ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप लोगों को बताना है कि इसरो का फाउंडेशन ईयर कौन सा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।